नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डायलॉग्स। मैं हूं शंकर अनिमेश। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में बिहार का चुनाव होगा। पहला चरण 6 तारीख को, जहां पर 121 सीटों का मतदान होगा, और दूसरा जो चरण है वो 11 तारीख को होगा, 11 नवंबर को, 122 सीटों का। और चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो 14 नवंबर को साफ तौर से आ जाएंगे, किसकी बिहार में बनेगी सरकार। एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं, या एक आंकड़ा आपको बताते हैं। 2023 में जब कास्ट सर्वे हुआ था, जब नीतीश कुमार की सरकार ने कास्ट सर्वे कराया था, उस सर्वे पे जो नतीजे आए थे, 96% जो बिहार की जनता है जिसके पास में कोई भी गाड़ी नहीं है, यानी कि उसके पास में न टू व्हीलर है न फोर व्हीलर है। मात्र 0.11%, यानी कि 0.11% जो जनता है बिहार की, उसके पास में कार है। और 4% की जो जनता है बिहार की, उसके पास में फोर व्हीलर है। और तकरीबन इतना ही 6% के आसपास बिहार की जनता ग्रेजुएट है। प्रशांत किशोर ने 2015 का जब चुनाव लड़ाया था तो कहा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये बहार अब भी कायम है, या फिर इस चुनाव में नतीजे कुछ और होंगे। तो इस बिहार के चुनाव पर एक बड़ा पैनल लेकर हम आए हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं। प्रोफेसर संजय कुमार हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं एएन कॉलेज पटना में। अविरल पांडे हैं, जो फैकल्टी मेंबर हैं, प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी में, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। संतोष कुमार सिंह हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्वराज टाइम्स। और संजीव मिश्रा हैं, जो बीजेपी बिहार के प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजीव जी आपसे, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं बिहार में। अ, तो क्या माना जाए कि जिस तरह से 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, और जिस तरह से अमित शाह ने ये दावा किया है, और अमित शाह ने जो पिछली बैठक ली थी उसमें उन्होंने जो टारगेट दिया है कि 80% सीटें जीतनी है, जो सीट एलोकेशन होगा, तो किस तरह से आप चुनाव को देख रहे हैं इस बार? 2020 के चुनाव से 2025 का चुनाव किन मायनों में अलग होगा? देखिए, सर्वप्रथम आज कुछ देर पहले भारत निर्वाचन आयोग ने 2 चरणों में बिहार में 2025 का चुनाव संपन्न कराने के लिए घोषणा किया है। सर्वप्रथम हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बिहार की ओर से निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त करते हैं कि 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की मांग भी रही। पिछले दिनों हमारे माननीय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, जो चुनाव आयोग की टीम पटना आई थी, तो 2 चरणों में चुनाव कराने का आग्रह किया था। और उस आग्रह पर हम ये कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने विचार किया और 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने की बात है। तो लेकिन आपके भारतीय पार्टनर जेडीयू, जो जनता दल यूनाइटेड है, वो तो 1 चरण में चुनाव मांग रही थी। तो 2 चरण में हो गया, तो आप दोनों कुल मिलाकर सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? अरे अरे भाई, एक ऊपर या एक नीचे, अंतर कुछ पड़ता विशेष नहीं है। नतीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से? मामला पहले से सब कुछ तय है कि एनडीए बहुमत के साथ आ रही है? देखिए सर, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, या हम सेकुलर पार्टी के हो, या हम लोक मोर्चा के हो, या बाकी हम लोग 5 में 5 पांचों पांडव एक साथ हैं, और पांचों पांडव मिलकर बिहार की इस बैतरणी को पार करेंगे। और जो गरीब जनता बिहार की है, जो योजनाओं की झड़ी बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगाया, और ऊपर से वहां दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग रहा, तो उससे जनता का भला हो रहा है। और जनता भी समझ गई है कि हमको किसको वोट देने से कैसा होगा। तो इस ठीक है। बार एक बार तो, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी। कि चारों खाने चीत करूंगा। हम्म। एनडीए चारों खाने चीत करेगी। कांग्रेस को, तेजस्वी को, यानी जो महागठबंधन है, उसको हम लोग पांचों पांडव मिलकर
धूल चटाने का काम करेंगे। ठीक है और मिश्रा ये जी, आप धूल चटाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोफेसर संजय कुमार, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने पहले भी चुनाव देखे होंगे, 2020 का भी चुनाव देखा होगा, 2015 का भी देखा होगा। ये चुनाव किन मायनों में अलग है? इस चुनाव को कैसे अलग माना जा सकता है? क्या इसके की टेकअवेज आपको लगते हैं कि मुद्दों के तौर पे नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है, एक तरह से एजिंग नीतीश कुमार, जो उनके कार्यकलाप और उनके काम करने के तरीके पे लगातार रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रशांत किशोर एक नए इंट्रेंट के तौर पे, जो अब तक बिहार का चुनाव बाइपोलर चुनाव था, वो एक तरह से ट्रायंगुलर चुनाव होता हुआ दिख रहा है। तो आपके हिसाब से ये जो चुनाव है वो किन मायनों में अलग है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक जो पिछला चुनाव हुआ था हमारा, वो दो चरण में तो हुआ नहीं था। हम्म। वो काफी चरण थे उसमें। और उस मायने में लेकिन उस उस समय तो कोविड भी था ना, कोविड के कारण तीन चरण कोविड के थे। कारण भी था। जी। जी। लेकिन सिर्फ कोविड ही कारण नहीं था। और हम्म। उस समय काफी ब्लेम भी लगे कि हम्म। इतने नंबर ऑफ चरणs में चुनाव कराने का मतलब ये है कि जनता, भारतीय जनता पार्टी जो है, एडवांटेज लेना चाहती है। वो अपने तरीके से चुनाव को मैनेज करना चाहती है। वह चाहती है, जैसा कि इल्जाम लगाया था विपक्षी पार्टियों ने। लेकिन इस बार तो वो इल्जाम भी आपको खत्म हो गया। एक चरण में तो संभव है नहीं, दो कोर्स चरण करेक्शन में क्यों किया लगभग। फिर? अगर संजय जी, कोर्स करेक्शन बीजेपी ने क्यों किया या चुनाव आयोग ने क्यों किया? अगर तीन चरण में फायदा हो रहा है रूलिंग अलायंस को, तो फिर दो चरण में कराने का के पीछे लॉजिक क्या था? देखिए, अभी जो मुझे लग रहा है, ये फेस्टिवल का टाइम है। और जो प्रवासी बिहारी हैं वो बहुत एक बड़ी संख्या में, क्योंकि छठ का जो पर्व हमारा है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम बिहारियों के लिए। तो उसमें वो काफ़ी बड़ी संख्या में बिहार आएंगे। और ये जो है, अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये फायदा सारी पार्टियों को जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये फायदा भाजपा को विशेषकर ज्यादा मिलने की उम्मीद है। इसलिए ये स्ट्रैटेजी भी कि दो फेज में इलेक्शन करवाया जाए, ये मुझे लगता है सोची समझी रणनीति है भाजपा की। और ये अमूमन होता है जो पार्टी सत्ता में रहती है। ऐसी बात नहीं है, अगर विपक्ष भी सत्ता में रहती तो वो भी अपना फायदा देख करके डेट को डिक्लेयर करती। और जहां तक ले- दोनों चुनावों का अगर आप कंपैरिजन करें इसका पिछले हम्म। चुनाव से, तो उससे ये भिन्न जरूर है। ये हम्म। नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, वो पिछले चुनाव से अलग है। पिछले चुनाव में विकास का मुद्दा था, लेकिन इस बार के चुनाव में एक भ्रष्टाचार का भी एंगल। हालांकि देखिए, अभी सिर्फ इल्जाम का दौर है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अभी कुछ ये प्रूफ नहीं हुआ है। लेकिन इल्जाम भी, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, कि वो पुख्ता सबूत के आधार पर ये लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार सिर्फ, और एक चीज और मुझे, हालांकि वो अच्छी बात है कि जाति का प्रभाव, मैं पूरी तरह तो मैं नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा बिहार के इलेक्शन से, लेकिन उसका प्रभाव घटा है। और विकास और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा भी पूरी तरह उठ रहा है। और ये ठीक है, बात इस भी पे एक सही है। कमेंट लेते हैं अविरल पांडे जी से, जो चूंकि वो इकोनॉमिक्स और आर्थिक अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, जानकार हैं। अविरल जी, आप ये बताइए कि जो पिछला कास्ट सर्वे जिस डेटा का मैं जिक्र कर रहा था, वैसे तो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने पिछले दौर में इतने सालों से 2005 के बाद से एक ब्रीफ पीरियड को छोड़ दिया जाता, लगातार वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। बिहार में बहुत कुछ बदला है, सड़कों का नेटवर्क बना है, क्राइम पे उन्होंने कंट्रोल पाया है। लेकिन जो बिहार की कहते हैं जो माइग्रेशन, अभी भी 45 लाख 46 लाख लोग बाहर के राज्यों में जाते हैं नौकरी करने के लिए। 96% लोगों के पास में कोई गाड़ी नहीं है। और जो अभी प्रोफेसर संजय कुमार जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस चुनाव में एक मुद्दा हो सकता है, वैसे तो भ्रष्टाचार का जो करप्शन का प्लांट है वो बीजेपी इस्तेमाल करती रही है अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकारों के खिलाफ। चाहे आप देखें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने
करप्शन के चार्जेस लगा करके ही सरकार को तख्ता पलट किया। हर एक राज्य में बीजेपी करप्शन के प्लान को एक पहला हथियार बनाती है, लेकिन इस बार उनके ही मुद्दे को प्रशांत किशोर लेके उड़ गए हैं। इसके समानांतर एक पैरेलल और भी नैरेटिव है इंडियन पॉलिटिक्स में कि जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे को कभी तो लेती है, कभी नहीं लेती है। दक्षिण के राज्यों में भ्रष्टाचार, ढेर सारे भ्रष्ट मंत्री हैं, लेकिन तब भी वो चुने जाते हैं क्योंकि जनता को लगता है कि लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है, उनको जो डिलीवरी मिल रही है, उससे उनका साबका है। कोई भ्रष्ट है नहीं भ्रष्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप कैसे इस बिहार चुनाव को रीड कर रहे हैं? जैसे एक जो मुद्दा उठ रहा है कि बिहार का जो करप्शन का जो मुद्दा देखिएगा, और खास करके जब से जो प्रशांत किशोर जी की जो नई पार्टी बिहार में चुनाव को लेकर के अपनी जो है दौरे कर रही हैं, और मुझे लग रहा है अगर इस बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो घर का बेदिया लंका है। प्रशांत किशोर जी के पास जो आज के समय में देखिएगा हर एक पार्टी का एक प्रमुख लीडर आज के समय में उनके साथ जुड़ चुका है, और उनके पास विभिन्न पार्टियों की जो लीडर्स की जो रियल सिचुएशन है, या जो ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से अभी हाल के दिनों में जो बिहार में काम हो रहे हैं, उनके बारे में उनको पर्याप्त जानकारी मिल रही है। और जिसका आप देख रहे होंगे अपने वो जब भी वो चुनावी जब भी वो कहीं पर जा रहे हैं डिस्कशन करने, वो उनके पास इंफॉर्मेशन जो है काफी ज्यादा आज के समय में आ नहीं तो चुकी है, और ये जिसको प्रशांत लेके वो किशोर आप जो कह रहे हैं कि वो किस वोट बैंक को डेंट करेंगे? जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो युवाओं का वोट बैंक है, उसको डेंट करेंगे? क्योंकि बिहार के बारे में तो एक लोग कहते हैं या फिर जो सच मानते हैं कि बिहार की राजनीति का जो अंतिम सच है वो जाति है। लोग जाति से इधर उधर नहीं होते और 5 साल पहले ही मूड बना लेते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है। चाहे वो प्रशांत किशोर आ जाए, चाहे कोई भी किशोर आ जाए, उनको पता है कि उसे किसे वोट देना है। तो आपको लगता है कि ये जो एस्पिरेशनल वोटर है, वो प्रशांत किशोर के इस करप्शन के चार्जेस से कहीं ना कहीं वो प्रशांत किशोर को वोट करेगा? ये वोट में कितना चेंज होगा ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट्स के उनके सिलेक्शन पे भी, और हम्म। ये जनता किस तरीके से जो लास्ट में अदर पार्टियां किस तरीके से अपने प्रयास करती हैं। जैसे हाल के दिनों में आप नीतीश कुमार जी को देखिएगा, सोशल जो सेक्टर को लेके काफी उन्होंने प्रयास किया है। जैसे वो जिस तरह से जो सामाजिक सुरक्षा स्कीम में जो लोगों को जो मिल रही थी, राशियां मिल रही थी, उन राशियों में काफी बढ़ोतरी की है। अभी हाल में ही देखिएगा महिलाओं को उद्यमिता बढ़ाने के लिए 10,000 रुपया उनको डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है, और लगभग महिलाएं जो है इस 10,000 के ट्रांसफर से काफी खुश लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार को ये हो सकता है इनपुट मिल रहा हो कि जनता में एक थोड़ी जो है जो वर्तमान सरकार को लेके कुछ मुद्दों पे उनके मतभेद हो रहे हो, उसको कंपनसेट करने के लिए सरकार ने जो है काफी प्रयास किए हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी में देखिएगा सरकार ने जो सब्सिडी देने की कोशिश की है। तो जनता की जो एक होती है लंबे समय से, अगर कोई भी सरकार सत्ता में रहती है कोई भी पार्टी, तो उसकी उसके लिए लोगों में कुछ ना कुछ एक नई अपेक्षा जनरेट होने एक लगती है। एंटी इनकम्बेंसी तो हो जाती है जी जाहिर तौर से। जी संतोष जी। जी, आप चूंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कई सारी सरकारों को और कई सारे चुनाव को देखा है। ये थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड है, जो कि अविरल पांडे भी कह रहे हैं कि इस बार का जो नीतीश कुमार का जो पूरा रिजीम रहा है, और खास करके पिछले 3 महीनों में नीतीश कुमार ने जिस तरह से पोल डोल यानी कि फ्रीबीज दिए हैं, जिसको बीजेपी एक समय में फ्रीबीज कहती थी, रेवड़ी कल्चर कहती थी, नीतीश ने जिस तरह से रेवड़ी बांटी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि नीतीश कुमार ओरिजिनली तो इसके खिलाफ रहे हैं कि इस तरह की रेवड़ी बांटी जाए लास्ट मोमेंट में, लेकिन इस बार तो उन्होंने बिल्कुल बहती गंगा में सब कुछ बांट दिया। शायद इससे ज्यादा तो कोई सरकार आज तक बांट नहीं पाई होगी। देखिए, हमें लगता है कि बिहार में पहले हम लोग अगर हम बात करें 98 से बिहार के चुनाव को देख रहे हैं, मतलब 98 के पार्लियामेंट इलेक्शन से, एक पत्रकार के रूप में इतना नीरस चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। मतलब सारे मीडिया का कन्क्लेव से लेके या सारे पार्टियों का विधानसभा वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन होने के बावजूद भी आ, वो माहौल नहीं बन पा रहा। चुनाव लग ही नहीं रहा कि चुनाव, कहीं कोई चर्चा नहीं। किसी से अगर आप बात करिए तो वो दिलचस्पी नहीं दिखे। 2020 में भी नीतीश के खिलाफ जो एग्रेशन दिख रहा था, गुस्सा, वो गुस्सा भी नहीं दिख रहा है। मतलब इनकम्बेंसी कहते हैं ना, भाई नीतीश कुमार को हटाओ एकदम, अब बहुत हो गया, ये भी नहीं है। अरे छोड़िए, अब क्या चुनाव पर चर्चा करें। ये बहुत अजीबो गरीब है। चुनाव की घोषणा होने के बाद अब टेम्परामेंट
कुछ देखने को मिले तो ये अलग बात है, लेकिन एज ए पत्रकार जनता के बीच जब हम जाते हैं वोट पे चर्चा करने के लिए, कोई दिलचस्पी नहीं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर बिहार का एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो इनके इस लाभुक योजना से लाभान्वित नहीं हुए, चाहे वो बिजली ही क्यों ना हो, किसी न किसी तरीके से लाभुक है। फिर भी वोट क्या करना है, कैसे देना है, इसको लेकर जबरदस्त चुप्पी है। और ये चुप्पी समझ से परे है। या तो यथास्थिति बनी रहेगी, एनडीए की दो तिहाई बहुमत की स्थिति है वो बनी रहेगी, नहीं तो फिर कुछ जनता के दिल में अगर कुछ चल रहा होगा जो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। धीरे धीरे अभी चीजें तक जो सर्वे, संतोष जी, अभी तक जो सर्वे आए हैं, कुछ एजेंसियों ने, कुछ सी वोटर जैसी एजेंसियों ने कुछ कुछ सर्वे किए हैं, उन सब से तो यही दिखता है कि यथास्थिति बनी रहेगी, कोई क्लोज फाइट है, फोटो फिनिश होगा, लेकिन एनडीए की सरकार वापस आएगी। तो वैसी स्थिति में ऐसा क्या कारण है जिसके कारण इतने सालों के बाद भी नीतीश कुमार को जनता वापस भेज रही है? आरजेडी का 30% एमओआई से आगे नहीं बढ़ रहा, उनका एक्सपेंशन नहीं हो रहा। प्रशांत किशोर इतना 2 सालों से पदयात्रा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मेरे 10-12 एमएलए आ जाएं तो वो टूट के कहीं चले जाएं, और नहीं तो मेरी पूरी सरकार आएगी, मेजोरिटी आएगी। लेकिन उसके बाद भी सर्वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं। यही उसकी स्थिति यही है ना, मतलब वोटर चुप है। मतलब ये स्थिति था। आप बताइए ना कि 20 वर्षों से और बिहार की हर जनता ये समझ रही है कि नीतीश कुमार सिर्फ देखने को है। वह नीतीश कुमार कोई चेहरा है, कोई मुख्यमंत्री है, ये हर कोई समझ रहा है। नीतीश कुमार अपने मिजाज में होते तो ये सारी चीजें नहीं होती जो आप देख रहे हैं, बिजली फ्री, 10,000, वो नीतीश का मिजाज कभी नहीं रहा है। नीतीश अपनी योजनाओं के सहारे जनता के बीच जाते रहे हैं, योजनाओं के सहारे वो जनता से अपील करते हैं कि हम 5 वर्षों में ये किए, 20 वर्षों में मैंने ये किया है, 5 वर्ष आप मुझे और चाहिए। पिछले चुनाव की अगर हम बात, ये देखिए, चुप्पी हम इसलिए कह रहे हैं, कोई नया पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है बिहार। लेकिन ये ये जो आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, इसको तो दूसरे ढंग से भी पढ़ा जा सकता है कि भाई तमाम फटीक के बाद भी, तमाम लोगों की उदासीनता के बाद भी वोटर नीतीश कुमार को हटाने के पक्ष में नहीं है। उनकी जो वेलफेयर स्कीम की का जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, चाहे महिलाओं के लिए उन्होंने किया हो, बिजली की स्कीम हो, या तमाम जो उन्होंने 5 सालों में ऑफर किए हैं, उससे जनता बाई एंड लार्ज संतुष्ट है। और नीतीश को वो बुढ़ापे के बावजूद भी रोज वो गलतियां करते हैं, वो रोज प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जनता उनको हटाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बिहार में इस तरीके का जो, अगर आप कहिए ना कि चुनाव में पैसा अगर बांटने की प्रथा का है, तो बिहार में धीरे धीरे 1-2 चुनाव से देखने को मिल रहा है। लेकिन आपका पैसा अगर हम ले लिए तो आप ही को वोट करेंगे, ये जरूरी नहीं। समझ गए, ये जरूरी नहीं है। बिहार के वोटिंग का एक अपना मिजाज है, वोट कैसे करेंगे उसका अपना एक समझदारी है। आप कुछ दे दिए, इस वजह से हम आपको वोट। अरे मुखिया, एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि मुखिया का चुनाव जो आज अभी लाभुक योजनाओं के सहारे नीतीश चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुखिया के चुनाव में बिहार में इंट्रोड्यूस हो गया है पिछले 10 वर्षों से। और जो 25-50 करोड़ कमाने वाले जो लोग हैं, वो बिहार में मुखिया का चुनाव आके लड़ रहे हैं। पहली बार आप पैसा देके जीत जाइए, दूसरी बात आप पैसा हर परिवार को 50,000 रुपया क्यों नहीं दे दीजिए, चुनाव नहीं जीत रहा है। ये जनता में ये इतनी समझदारी है कि आप पैसा देके वोट नहीं खरीद सकते। नीतीश कुमार के 20 वर्षों की जो अपनी एक परिस्थिति की दिक्कत क्या है ना बिहार में, बीजेपी लीडर विहीन है। मोदी का वो अब चेहरा नहीं रहा जिस चेहरे में चमत्कार दिखता था। नीतीश कुमार आज की तारीख में प्रदेश बीजेपी का एक भी नेता नहीं है जो कहीं अगर चुनावी सभा करे तो 5,000 दूर जाए उसके पास, कोई नेता नहीं। संकट यही है बीजेपी के साथ, मतलब नेता विहीन बिहार है। और बिहार में रहा है कि जब कभी चुनाव होता है, या वैसे भी नेता भाषण सुनने के लिए जाते हैं। आडवाणी जी जिस हाइट में थे, तब भी लोग आडवाणी जी का भाषण 2 मिनट होता था, जनता चलने शुरू हो जाती। और वाजपेयी जी का भाषण भारत माता की जय तक लोग सुनते। नीतीश कुमार, लालू यादव या मोदी का भाषण एकदम लोग बैठ के यहाँ भाषण सुनने वाले लोग हैं। भाषण में आप क्या कह रहे हैं? मोदी में वो आकर्षण नहीं है। भाषण से आप नई बात कर दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर हो या बाकी जो चीजें करके आप बिहार में बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। अगर वो स्थिति रहता तो लोकसभा चुनाव में
क्यों नहीं आप बेहतर कर पाए बिहार में? 17 सीट पर लड़े, 12 सीट पर जीते। नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस तो आपसे बेहतर रहा। इसलिए ये चीजें नहीं है। देखिए क्या होगा ये कहना मुश्किल है। चुनाव में हम ये आपको बता दें, अगर आरजेडी और कांग्रेस लालू एरा से अपने आप को निकालने में कामयाब हो गया, जैसे अब 130 में 70 यादव को चुनाव लड़ा था, यादव और मुसलमान, वो अगर 50% कम कर दे और वो वोट शिफ्ट कर देते, कहीं लड़ाई में बीजेपी नहीं रही। पिछले ठीक है। लोकसभा चुनाव में एक बात बताते, पिछले लोकसभा चुनाव में एक प्रयोग उसने किया, कुशवाहा को इनसे तोड़ दिया, कुशवाहा को सबको टिकट दे दिया, इनकी हवा निकल गई। पटना से, पटना जैसा कंस्टिट्यूंसी, पटना लोकसभा जो पटना साहब है, वहां बीजेपी जीती थी 3 लाख वोट से। वो इस बार किसी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीती, 2 विधानसभा में पिछड़ गई। तो वो जो कास्ट का पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स में अगर आप MY समीकरण के अलावा तीसरे को टिकट देके ही आप अगर तोड़ लेते हैं, तो तब फिर खेला होवे बिहार में। अगर नहीं जोड़ पाते हैं, जैसा कि अखिलेश यादव ने यूपी में किया कि उन्होंने यादव को टिकट ही नहीं दिया, बहुत ही मिनिमल नंबर के यादव को टिकट दिया। तो ये संजीव मिश्रा जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके तमाम नेताओं के ऊपर प्रशांत किशोर ने एलिगेशन लगाए, सम्राट चौधरी से लेकर मंगल पांडे से लेके जो भी आपके तमाम नेता हैं, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, सबके ऊपर उन्होंने एक तरह से, जो अब तक ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की जो सरकार एक बड़ी क्लीन सरकार है, वो तो उन्होंने एक तरह से पूरा धाराशायी कर दिया सारा क्लेम। तो अब बीजेपी वो जो ऑनेस्टी और करप्शन का जो प्लान है वो तो धो दिया प्रशांत ने। अब आपको क्या लगता है कि वेलफेयर का जो आपका मॉडल है, डबल इंजन की सरकार, इसके सहारे ही आप विधानसभा चुनाव में मोदी और नीतीश के चेहरे के सहारे चुनाव जीतेंगे? प्रशांत किशोर वो नहीं है, वो पगला किशोर है, पगला किशोर। आप नोट कर लीजिए। आपके नेता ने उसको पैसा किशोर कहा, लेकिन उसके बाद भी तो आपके नेताओं पे वो जो जितने भी आरोप लगाए, आप लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा है। मैं बता रहा हूं, मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूं। मैं पटना हाई कोर्ट का माननीय विद्वान अधिवक्ता भी हूं। जी बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूं स्पष्ट तरीके से कि प्रशांत किशोर के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर आए हैं 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, और ये बोरिया बिस्तर बांध के फिर एडवाइजर गिरी का काम किसी स्टेट में जाकर किसी नेताओं का करेंगे। इनका काम यही है। अभी ये लोगों को अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि आज उतने दिनों से नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, हर मामले में आशा दीदी से लेकर आप बिजली 125 यूनिट फ्री से लेकर वकीलों को 5-5 हजार रुपया वो प्रोत्साहन राशि। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन करना चाहता हूं कि माननीय पत्रकारों का भी जो पेंशन का, रिटायरमेंट योजना का पैसा बढ़ाने का काम कोई किया तो आदरणीय नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने किया। इसके पहले लोग, लेकिन सम्राट चौधरी 10वीं पास है या नहीं, इसका तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना। अरे भाई 10वीं पास है कि क्या है, ये सब वो बता चुके हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बड़े बड़े चैनल के डिबेट में बता चुके हैं। अब उससे ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, सही बात। तो आपके हिसाब से इस चुनाव में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है और प्रशांत किशोर का जो एलिगेशन है वो कोई काम नहीं करेगा कुल मिला के? देखिए प्रशांत किशोर, आप नोट कीजिए, आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और एंकर कह लीजिए, जो कह लीजिए, मैं आपका अति सम्मान करता हूं। मैं इनको आज से पगला किशोर बोलना शुरू कर रहा हूं। पगला किशोर, पहले पैसा किशोर हमारे लोगों ने बोला, उसके साथ साथ इसमें जोड़ लीजिए ये पगला किशोर है, मेंटली डिस्टर्ब है। आपकी बात को दर्ज कर लिया गया। अविरल पांडे जी और संजय कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा कि
आपके हिसाब से इस चुनाव का जो मुख्य नैरेटिव, क्योंकि बीजेपी ने कई सारी अपनी इंटरनल मीटिंग में कहा, जो अमित शाह ने अलग अलग रीजन में मीटिंग ली, उसमें उन्होंने कहा कि आप जनता के बीच में जाएं और केंद्र सरकार की उपलब्धि का ज्यादा बखान करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उसको जनता को बताएं। यानी कि बीजेपी को ये लगता है कि पीएम की जो पॉपुलैरिटी है, जो सेंटर का वेलफेयर स्कीम है, वो जनता के बीच में ज्यादा असरकारी होगा, और इसलिए वो प्रधानमंत्री और पीएम सेंटर की स्कीम के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। वो नीतीश कुमार तो ठीक है, एनडीए में मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं, तो वो सब उनकी उपलब्धि है, लेकिन ज्यादातर वो सेंटर और प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में, क्योंकि बिहार एक अलग प्रदेश है, जिस तरह से रिपब्लिक ऑफ बिहार बिहार को कहा गया है, आपको लगता है कि ये जो जनादेश होगा, वो जनादेश प्रधानमंत्री की शख्सियत, उनके चेहरे पर, नीतीश कुमार के चेहरे पर, या फिर जो वेलफेयर स्कीम है उस उन मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा? जी, मैं अगर अभी हाल में जो कि हमारे पहले के वक्ता ने जो बताया कि ये इलेक्शन उनको उतना मतलब एक्साइटेड नहीं लगा है, बट आप देखिएगा पिछला जो विधानसभा का चुनाव था वो जस्ट कोविड के बाद हुआ था। और कोविड के दौरान एक लोगों में सरकारी नौकरी, एक अपने जॉब को स्थिरता को लेके बहुत चिंता देखी गई थी। और मतलब लोग चाह रहे थे कि ऐसे जगह नौकरी करें जहां पर कोविड जैसे सिचुएशन आने के बावजूद भी उनके वेतन बंद ना हो। तो उस दौरान इस सेंटिमेंट को आप देखिएगा तेजस्वी यादव जी अपनी रैलियों में काफी यूज किए, और उन्होंने नौकरी को जो एक मुद्दा बनाया, और जिसका इफेक्ट आप देखेंगे कि उस इलेक्शन में आरजेडी को भी वोट जो है काफी परसेंटेज बढ़ा और उनको सीटों के रूप में देखने को मिला। और उसके बाद से ही आप देखिएगा जो कास्ट जो काउंटिंग का जो डेटा हुआ, वहीं से जो बिहार की जो नेक्स्ट जो इलेक्शन के जो मुद्दे क्या होंगे वहां से निर्धारित होने लगे थे। उसके बाद शिफ्ट हुआ गवर्नमेंट में, और आज के समय में नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हैं। बट वो जो कास्ट सेंसस का जो आप जो कास्ट काउंटिंग का जो डेटा के जो रिपोर्ट्स हैं, उसके बेस पे ही आप देखिएगा आज के समय में बहुत सारी पॉलिसीज जो है काम कर रही हैं। और सरकार जो है उन डायरेक्ट जो है ट्रांसफर के मोड में अभी के समय में दिख रही है। वो ट्रांसफर कई बार मतलब उसको आप देख सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे पे आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्ट ट्रांसफर में भी आपको लगे कि मतलब बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है, बट उसका भी आपको इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो महिलाओं को जो 10,000 दिया जा रहा है, ये एक तरह से उनको उनके अंदर उद्यमिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अल्टीमेटली बिहार को आप मतलब बिहार में जो रोजगार की संभावना बढ़ाई कैसी जा सकती है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार करने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार जो है उनको ही पैसा दे करके उनके ही माइंड को और उनके लेबर को यूज करके चाहती है कि बिहार में एक लाइवलीहुड और एक रोजगार के अपॉर्चुनिटी बढ़े, क्योंकि अभी भी रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है। और जो माइग्रेंट वर्कर है इस बिहार से जो चुनाव है में भी बाहर प्रमुख जा रहे मुद्दा हैं। है, क्योंकि 2020 के चुनाव में तो तेजस्वी ने बिल्कुल वर्चुअली, वो सत्ता के काफी करीब पहुंच गए थे इस मुद्दे के सहारे, लेकिन इस चुनाव में जब जी राहुल गांधी आए तो उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया। तेजस्वी यादव उस मुद्दे को उतना उन्होंने एग्रेसिव तरीके से नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जनता के अंदर इसका सिंक बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी, इस चुनाव में उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो 2020 में था, या थोड़ा सा कुछ मुद्दों में, इश्यूज में अलग अलग मुद्दे आ गए हैं? अभी आप देखिएगा 2020 के बाद देखिएगा जो नौकरी सरकारी नौकरी की जो संख्या है पहले से बढ़ी है। खास करके आप टीचर्स जो थे पहले जो नियोजित शिक्षक थे, आज के समय में वो सरकारी कर्मचारी हो चुके हैं। इसके अलावा बीपीएससी की बहालियों को देखिएगा तो उसमें भी सीट्स काफी ज्यादा आए हैं। तो सरकार को जो एक रोजगार को लेके जो जनता में जो एक आक्रोश था उसको दूर करने की काफी प्रयास किया है। और आज के समय में आप देखिएगा डिफरेंट कैबिनेट्स में सरकार हर कैबिनेट में नए पद सृजन करने की कोशिश करती है। तो एक जॉब की स्थिरता को लेके जो लोगों में चिंता जो कोविड के समय देखी गई थी, उसको सरकार ने कोशिश की है कि उसको भरपाई सुनिश्चित करे। लेकिन सरकार के पास भी एक लिमिटेशन है, वो हर आदमी को सरकारी जॉब दे नहीं सकती है, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए रोजगार स्वरोजगार के लिए भी सरकार महिलाओं को एक हस्तांतरण दी है। और आने वाले समय में अगर वो इसको सही रूप से उपयोग करती है तो सरकार उनको और ज्यादा जो है सहायता जो है मुहैया कराएगी। और जहां ठीक तक है, बात है ठीक है, रैलियों में जो हमारे पास समय की कमी है, एक जी जी एक और अगर भी। मुद्दा जो 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 रैलियों में जो भीड़ की जो जो बात बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो आज के समय में जो ऑनलाइन जो माध्यम जो बढ़े हैं, और बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन फेसबुक ट्विटर इनके माध्यम से भी जुड़ रहे हैं।
तो अगर आपको मतलब चुनाव की जो संवेदना को देखना होगा तो उन सारे जो माध्यम है उन माध्यमों को जोड़ के आपको देखना होगा कि लोगों में कितना एक्साइटमेंट है इस इलेक्शन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चुनाव लड़ने और चुनाव के कैंपेन का तरीका बदल चुका है। कई बीजेपी के नेताओं से जब मैं बात करता हूं तो पूछता हूं कि आपकी रैली में तो बहुत कम भीड़ आया, तो वो कहते हैं कि पुराना जो तरीका था कि अटल जी और आडवाणी जी को साइकिल पे बैठ के कैंपेन करना पड़ता था, आज की तारीख में उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे लिख देने से वो कैंपेन हो जाता है। संजय जी, आपसे एक फाइनल कमेंट लूंगा कि जो अविरल पांडे कह रहे हैं कि नौकरी के मुद्दे पर नीतीश सरकार ने पिछले कुछ महीनों में या एक दो सालों में काफी कोशिश की है सरकारी स्तर पर, लेकिन मैं तो रोज अखबारों में पढ़ता हूं कि पटना में ये लाठीचार्ज हो गया, पटना में बीपीएससी के स्टूडेंट अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस नौकरी को लेकर बीजेपी मुख्यालय को घेर लिया गया, और वहां पर जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गए तो उन्हें पिछले दरवाजे से भागना पड़ा। तो नौकरियों नौकरियों की जो स्थिति है, जो सरकार जहाँ पे नौकरियां दे सकती है, और चूंकि बिहार उन राज्यों में है जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री उस तरह से नहीं है जो बाकी के राज्यों में है, तो आपको लगता है कि इस चुनाव में भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, या फिर अगर नहीं है तो क्या मुद्दा है? देखिए, मैंने जो शुरू में करप्शन का जो मुद्दा कहा था, हमने कहा था कि ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ये वोट्स में कितना टर्न होगा, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल होगा। और जहाँ तक वेलफेयर स्कीम्स की बात है, तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ अविरल जी के जितने भी स्कीम्स के बारे में उन्होंने बताया है। सरकार का ये पिछले इलेक्शन से इन्होंने कहा है कि बेरोजगारी भी जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के दबाव में भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं हम चुनाव जो है हमारे यहाँ से स्लिप ना कर जाए, तो उस वजह से भी हो रही है। खैर खैर, जिस वजह से भी हो, ये एक हम कह सकते हैं सराहनीय कदम है। और ये हमारे जो पत्रकार साथी कह रहे थे कि जितनी घोषणाएं अब तक हुई हैं, शायद पहले चुनावों में उतनी घोषणाएं, राहत की घोषणाएं नहीं की गई हैं। ये भी एक बहुत बड़ा। और जहां तक बात है भीड़ इकट्ठा करने का, तो आप पिछला इलेक्शन याद कीजिए, जिसमें तेजस्वी जो है बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, और लग रहा था कि तेजस्वी जीतेंगे ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या में उनके पास विधानसभा में सीट आएंगी। लेकिन नतीजा आपके सामने है, क्या हुआ। तो ये भीड़ एक पैमाना नहीं हो सकता है कि भीड़ के आधार भीड़ पर जो है आप डिसाइड करें। हाँ, ये बात सही है कि इलेक्शन का जो भी तरीका है, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स आने से सोशल मीडिया का भी हाथ बढ़ा है, लेकिन ये भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं है। और अल्टीमेटली देखिए, काम ही जो है वो बोलता है। और काम जो है, नीतीश कुमार और बीजेपी इन दोनों ने मिलकर के जो काम किया है बिहार में, ये एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि एनडीए सरकार बनाएगी। मार्जिन जो भी हो, मार्जिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि टू थर्ड आ जाएगा, हो सकता है बहुत स्लेंडर मार्जिन से हो, लेकिन ये बात तय है। और चुनाव अभी होने में अभी समय है। वोटर यहाँ बहुत पहले से डिसाइड नहीं करता है, बहुत कुछ मैटर करता है अंतिम क्षण में भी। बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि चुनाव के नतीजों को बदल देती हैं। तो ये अभी ये कह देना, और देखिए, बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा बड़ी पार्टी है, उनका भी इंटरनल सर्वे हुआ ही हुआ जी होगा। और जी। ऐसा नहीं है कि और जहाँ तक बात है प्रशांत किशोर का जो भीड़ बढ़ाने का जो तरीका है, तो मुझे हम्म, नहीं लगता है। वहाँ तो आप देखिए, पेड वर्कर्स भी हैं बहुत सारे, जो कि हम्म, पैसे पर काम करते हैं। और वो जो सेट है, वो हर मीटिंग्स में जाता है। तो आप ये नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने एक प्रयास किया है। अब ये प्रयास कितना वोट में टर्न लेगा, ये अभी कहना बहुत ही जल्दीबाजी हो गया। दूसरी बात है कि आपके पास एक वेटरन लीडरशिप है दूसरी तरफ आपके सामने। और जहां तक तेजस्वी जी की बात है, प्रशांत जी की बात है, उन्हें तो कोई मौका मिला ही नहीं है। और वो तो सपने दिखला रहे हैं कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो पब्लिक को अब डिसाइड करना है कि जिन्होंने कुछ काम किया है उन्हें हम्म। वोट दें, या बिल्कुल नए चेहरे को दें।
तो ये तो डिसाइड पब्लिक करेगी। और पब्लिक आज के समय में मेरे समझ से मूर्ख नहीं है, अनपढ़ हो सकती है, लेकिन डिसीजन लेने की क्षमता उसमें जबरदस्त है। चलिए, हमारे सारे जो मेहमान हैं बिहार पे इस चर्चा में, आप सबका धन्यवाद। प्रोफेसर संजय कुमार, अविनाश पांडे, संतोष जी, आपका धन्यवाद, और संजीव मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका धन्यवाद। इस चुनाव में 2 चरणों में बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 14 नवंबर को मतदान होना है, नतीजे आने हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो बड़े टेक अवेज हैं इस चुनाव के, बिहार चुनाव के, जब प्रचार का कैंपेन शुरू हो रहा है, उसमें क्या प्रशांत किशोर बड़े डिस्ट्रप्टर के तौर पे अपने को साबित कर पाएंगे? क्योंकि इस चुनाव के जो बड़े एक्स फैक्टर हैं वो प्रशांत किशोर है। बिहार की बाइपोलर राजनीति को क्या वो ट्रायंगुलर बना पाएंगे? क्या नीतीश कुमार की जो वेलफेयर स्कीम है, जो उनका न्यूट्रल वोटर यानी कि वुमेन वोटर, साइलेंट वोटर का जो वोट बैंक है, वो इस चुनाव में भी नीतीश कुमार को उसी तरह से मदद करेगा जो पिछले विधानसभा के चुनाव में करता आया है? और फिर से नीतीश कुमार सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाएंगे? और अगर सत्ता की दहलीज तक पहुंच गए तो चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे या बीजेपी कोई और खेला करेगी? ये सारे सवाल बिहार के चुनाव से जुड़े हुए हैं, और आने वाले दिनों में प्रचार के दौरान, मतदान के दौरान और नतीजे आने के बाद भी गूंजते रहेंगे। लेकिन आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ, आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।